नमस्कार मित्रों, रिजल्ट क्लियर में आपका स्वागत है। तो मित्रों, हम लोग देख रहे थे सीटेट जुलाई 2024 के लिए एसएसटी। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे कक्षा 8 का भूगोल, और कक्षा 8 के भूगोल में आज है अध्याय 5, और अध्याय 5 का नाम है मित्रों मानव संसाधन। तो सीटेट के लिए मित्रों यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। तो जिस देश में मित्रों जो लोग निवास करते हैं वो वहाँ के सबसे बड़े संसाधन माने जाते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। तो मित्रों, जैसे देख सकते हैं कि प्रकृति से मिला हुआ जो हम लोग देख सकते हैं, अगर लकड़ी को लेते हैं तो लकड़ी जब तक मानव उसका उपयोग नहीं कर रहा है तब तक वह संसाधन नहीं माना जाएगा। लेकिन जैसे ही उन लकड़ियों से कोई फर्नीचर बना देता है, जैसे मान लेते हैं कुर्सी बना दिया, मेज बना दिया, तो इस तरह का अपने लिए उपयोग जो चीज़ें हैं उसको बना लेता है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, तो उसको अब हम संसाधन कहेंगे। अर्थात जब तक मानव उस लकड़ी का प्रयोग नहीं किया तब तक वो संसाधन नहीं था। जैसे ही मानव ने उस लकड़ी को अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से संसाधन में परिवर्तित कर दिया तो इस प्रकार वह संसाधन हो जाता है। अर्थात मित्रों कह सकते हैं कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो मानव है मित्रों वह अंतिम रूप से संसाधन माना जाता है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। तो मित्रों, जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं या शिक्षित जो होते हैं या जो अभिप्रेरित लोग होते हैं, जैसे उनकी आवश्यकता होती है उस आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का विकास करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं मित्रों, जनसंख्या का वितरण। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हुए हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। तो मित्रों, विश्व की जितनी भी जनसंख्या है उसका 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करती है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत और असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हुए हैं और कुछ क्षेत्र विरल बसे क्षेत्र हैं। तो मित्रों, जो विश्व में कुल जनसंख्या है उसका वितरण अत्यंत और असमान है, क्योंकि कुछ क्षेत्र में बहुत ज़्यादा घने बसे लोग हैं और कुछ क्षेत्रों में विरल बसे हुए क्षेत्र हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तरी पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। अर्थात मित्रों, दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका में बहुत ज़्यादा घने बसे लोग रहते हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में अधिक लोग रहते हैं। तो मित्रों, ऐसा इसलिए है क्योंकि विषुवत वृत्त के उत्तर में ज़्यादा भूमि है जबकि विषुवत वृत्त के दक्षिण में ज़्यादा पानी है। तो इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तर में अधिक लोग निवास करते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग दो महाद्वीपों अर्थात एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में रहते हैं। तो सोच सकते हैं मित्रों कि विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों जैसे देख सकते हैं चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस, जापान में रहते हैं। तो मित्रों, सोच सकते हैं कि विश्व के 60% जो लोग होते हैं इन्हीं 10 देशों में निवास करते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, जनसंख्या का घनत्व। पृथ्वी पृष्ठ के 1/3 क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। तो मित्रों, सोच सकते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। संपूर्ण विश्व का औसतन जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो मित्रों, अगर पूरे विश्व का लिया जाए औसत घनत्व तो 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है, इसके बाद पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में है। तो मित्रों, अगर देखा जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है तो दक्षिण मध्य एशिया, इसके बाद पूर्वी एशिया में है और उसके बाद दक्षिण पूर्वी एशिया में है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि जो भारत की जनसंख्या घनत्व है वह 2011 जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अब देखते हैं मित्रों कि जनसंख्या वितरित को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। तो एक होता है मित्रों भौगोलिक कारक, सामाजिक कारक होता है, आर्थिक कारक और सांस्कृतिक कारक होते हैं। तो इसमें देखते हैं मित्रों भौगोलिक कारक। तो भौगोलिक कारक में सबसे पहले देखते हैं स्थलाकृति। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण, सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। तो मित्रों भौगोलिक कारक में सबसे पहले अगर स्थलाकृति में देखते हैं तो लोग जो होते हैं मित्रों पर्वतों और पठारों की तुलना में सबसे अधिक मैदानों भाग में ही रहना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैदानी भागों में खेती करना, विनिर्माण करना और सेवाएं क्रियाओं के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। तो मित्रों विश्व में जो सबसे घने बसे क्षेत्र माने जाते हैं वह गंगा के मैदान क्षेत्र माने जाते हैं, क्योंकि गंगा के मैदानी क्षेत्र मित्रों सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र माने जाते हैं। जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वतों पर बहुत कम लोग निवास करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं जलवायु के बारे में। लोग सामान्य रूप से अधिक गर्म जलवायु, अधिक ठंडी जलवायु में रहने से बचते हैं, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिक। तो मित्रों जो लोग होते हैं वो सामान्य रूप से जहाँ पर अधिक गर्म जलवायु होगी, अधिक ठंडी जलवायु होगी, उसमें रहने से बचते हैं। जैसे देख सकते हैं जो सहारा का मरुस्थल है, रूस के ध्रुवीय प्रदेश हैं, कनाडा है और अंटार्कटिका है। अगला पॉइंट देखते हैं मृदा के बारे में। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। तो मित्रों जो उपजाऊ मृदाएं होती हैं वह कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करेंगी, जिससे खेती अच्छी होगी। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हांगहो, चांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान में घने बसे हुए क्षेत्र हैं। तो मित्रों देख सकते हैं कि जो भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो क्षेत्र है वह काफ़ी उपजाऊ है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में सबसे अधिक लोग निवास करते हैं। वहीं चीन में बात की जाए तो हांगहो, चांगजियांग जो नदी है उसके आसपास की मिट्टी जो है बहुत काफ़ी उपजाऊ है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में अधिक लोग निवास करते हैं। मिस्र में जो नील नदी है यहाँ की मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ है, जिसकी वजह से यहाँ पर घने बसे हुए क्षेत्र मिलते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं जल के बारे में। लोग उन क्षेत्रों में रहने की प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। तो मित्रों लोग वहीं रहना पसंद करेंगे जहाँ के जल में लवण की मात्रा न मिले, अर्थात जो जल खारा न हो, तो इस क्षेत्र में सबसे अधिक लोग निवास करेंगे। जैसे देख सकते हैं विश्व की जो नदी घाटियाँ होती हैं ये नदी घाटियों के जल जो कि लवणीय नहीं होते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक लोग निवास करते हैं, जबकि मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत ही कम जनसंख्या निवास करती है। अगला बात करते हैं खनिज के बारे में। तो खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के हीरे की खान और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्र में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। तो मित्रों जहाँ पर खनिज संसाधन अधिक मिलते हैं उस क्षेत्र में सबसे अधिक लोग निवास करते हैं। जैसे देख सकते हैं दक्षिणी अफ्रीका में जो हीरे की खान है और मध्य पूर्व में तेल की जो खोज हुई है उसके वजह से इन क्षेत्रों में सबसे अधिक लोग निवास करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं आर्थिक कारक। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका, भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र हैं। तो मित्रों जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वह रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे देख सकते हैं जापान में ओसाका, अगर भारत में बात की जाए तो मुंबई है, दिल्ली है, गुजरात है, इन क्षेत्रों में जो कि बहुत लोग अधिक निवास करते हैं, इसलिए यह क्षेत्र बहुत घने बसे क्षेत्र माने जाते हैं। सांस्कृतिक कारक में देखते हैं तो धर्म और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। जैसे देख सकते हैं वाराणसी, यरूशलेम, वेटिकन सिटी। तो सांस्कृतिक कारक में मित्रों धर्म और सांस्कृतिक महत्व वाले क्षेत्र भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र लोगों को आकर्षित करते हैं। जैसे देख सकते हैं वाराणसी, यरूशलेम, वेटिकन सिटी। सामाजिक कारक में देखते हैं अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। जैसे देख सकते हैं पुणे। अगला पॉइंट देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन।
मानव इतिहास की लंबी अवधि में 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। तो मित्रों, जो मानव का इतिहास है वह एक लंबा अवधि से होकर के गुजरा है और 1800 ईस्वी तक मित्रों विश्व की जनसंख्या बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी। बड़ी जनसंख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था, किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। तो मित्रों, बहुत बड़ी जनसंख्या में तो बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए होता था मित्रों क्योंकि उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था, किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में भी सक्षम नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम होती थी। 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्षों बाद 1959 में विश्व की कुल जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तो मित्रों, जो 1804 में विश्व की जनसंख्या थी 1 अरब थी, लेकिन जैसे ही 150 वर्ष गुजरे अर्थात 1959 में मित्रों जो विश्व की कुल जनसंख्या देखी गई तो 3 अरब पहुंच गई। तो इसलिए इसको हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में विश्व की कुल जनसंख्या 6 अरब पहुंच गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति, औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही। तो 1999 में मित्रों विश्व की जो जनसंख्या थी वह 6 अरब पहुंच गई। आप सोच सकते हैं मित्रों कि मात्र 30 वर्ष में ही विश्व की जनसंख्या 2 गुना हो गई, अर्थात 1959 में 3 अरब थी और 1999 में 6 अरब हो गई, अर्थात 30 वर्ष में ही 2 गुना जनसंख्या हो गई विश्व की। तो इसका जो मुख्य कारण रहा मित्रों वह खाद्य आपूर्ति, अर्थात लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने लगा, औषधियों के कारण मृत्यु जो दर था वो कम होने लगा और जन्म दर उसी प्रकार अधिक से अधिक हो रहे थे, जिसकी वजह से जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। अगला पॉइंट देखते हैं मित्रों, जन्म दर। प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या कितनी है उसको जन्म दर कहेंगे। मृत्यु दर, प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या कितनी है उसको हम लोग मृत्यु दर कहेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रवास। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हैं। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि जो जन्म है और मृत्यु है वह जनसंख्या के परिवर्तन के प्राकृतिक कारण माने जाते हैं। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। तो मित्रों कोई भी देश है उसके जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है उसी को हम प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में जनसंख्या का बढ़ने का जो मुख्य कारण है वो प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देश के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्प्रवासी। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। आप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा आप्रवास द्वारा जनसंख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। तो मित्रों सूडान देश से बहुत सारे लोग बाहर चले गए, जिसकी वजह से सूडान में जनसंख्या में कमी हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की समान प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। तो मित्रों जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की जो समान प्रवृत्ति मानी जाती है, लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित देशों से अधिक विकसित देशों में चले जाते हैं। देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। तो मित्रों देख सकते हैं कि भारत में ही बहुत बड़ी जनसंख्या में लोग रोजगार की तलाश में, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा की तलाश में ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर प्रवास कर रहे हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, जनसंख्या परिवर्तन की प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि दर विश्व में अलग अलग है। केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है।
यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। अगला पॉइंट देखते हैं, जनसंख्या संगठन। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। जैसे बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं, वह किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आय लिंग पिरामिड भी कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित कुल जनसंख्या का प्रतिशत, इन वर्गों से प्रत्येक वर्ग में से पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित को दर्शाता है। तो मित्रों, किसी भी देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने का जो सबसे रुचिकर विधि माना जाता है वो जनसंख्या पिरामिड माना जाता है, और जनसंख्या पिरामिड को आय लिंग पिरामिड भी कहते हैं। जैसे देख सकते हैं कि एक जनसंख्या जो पिरामिड होता है, इस जनसंख्या पिरामिड में कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग में विभाजित किए जाते हैं। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों से प्रत्येक वर्ग में से पुरुष और स्त्रियों की उपविभाज्यता को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड में बच्चों की संख्या अर्थात जो 15 वर्ष से नीचे हैं निचले भाग में दिखाई जाती है और यह जन्म दर को दर्शाता है। तो मित्रों, जो भी जनसंख्या पिरामिड होता है उसमें जो बच्चों की संख्या होती है वो निचले भाग में दिखाई जाती है और यह जन्म दर को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड में ऊपर का आकार वृद्ध लोग अर्थात जो 65 वर्ष से अधिक हैं की संख्या को दर्शाता है और मृतकों की संख्या को भी दर्शाता है। तो मित्रों, ध्यान में रखेंगे कि जो जनसंख्या पिरामिड में सबसे ऊपर का जो आकार होता है वह वृद्ध लोग और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग जो 15 वर्ष से नीची आयु के हैं और वृद्ध आश्रित लोग जो 65 वर्ष से ऊपर के आयु के हैं, ये आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों, जो जनसंख्या पिरामिड होता है वह एक देश में आश्रित लोगों की संख्या को भी बताता है। जो युवा आश्रित लोग होते हैं मित्रों, वो 15 वर्ष से नीचे के हैं और जो वृद्ध आश्रित लोग होते हैं वो 65 वर्ष से ऊपर के लोग हैं। आयु वर्ग जो 15 वर्ष से 65 वर्ष के बीच हैं के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। तो मित्रों, जो देख सकते हैं कि जो कार्यरत आयु वर्ग है वो 15 वर्ष से 65 वर्ष के बीच के जो लोग होते हैं वो आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखे जाते हैं। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा और ऊपर तीव्रता से सकरा हो जाता है। तो मित्रों, जिस देश की जनसंख्या जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे होंगे उसका पिरामिड आधार पर चौड़ा होगा और ऊपर तीव्रता से सकरा होगा। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा होगा। तो मित्रों, जिन देशों में मृत्यु दर कम हो रही है वहाँ पर युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा होगा, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत की पिरामिड में दिखाई देता है। कम जन्म दर वाले जापान जैसे देश में आधार पर पिरामिड सकरा है। घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध अवस्था तक पहुंच जाते हैं। तो ये तो मित्रों थे आज के प्रमुख वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।